डू यू नो अबाउट राइस्टोन यापी आइलैंड, जो आज माइक्रोनेशिया का एक छोटा सा पार्ट है, जहां पे अपना ही मॉनेटरी सिस्टम था और जो कोलैप्स हो गया। सो स्टोरी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी में, जब याप आइलैंड पे 4-5 मेट्रिक टन का बड़ा सा सर्कुलर लाइमस्टोन यूज होता था एज अ मॉनेटरी सिस्टम, और लोग यापीज वहां पे उसको राइस्टोन बोलते थे। और हो भी क्यों ना, वहां पे लोगों के नजरों में वो राइस्टोन था ही इतना खूबसूरत, इतना रेयर, और वो याप आइलैंड पे तो मिलता ही नहीं था। वो बगल का एक आइलैंड पालाओ आइलैंड पे वहां पे मिलता था, और वहां से राइस्टोन को प्रोक्योर कर पाना, ले आ पाना काफी टफ था, प्रोसेस डिफिकल्ट था, लेबोरियस था, जहां पे लेके आने के लिए 100 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी। और जब वो याप आइलैंड पे आता तो उस राइस्टोन को एक ऊंचे जगह पे रख दिया जाता कि ताकि सारी जनता वहां पे उसको देख पाए। और वो मॉनेटरी सिस्टम की तरह प्ले कर रहा था, एज अ पेमेंट मेथड की तरह यूज हो रहा था। और मनी के सारे फंक्शंस, यूनिट ऑफ अकाउंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी प्रोडक्ट सेलेबिलिटी अक्रॉस स्केल, स्पेस और टाइम है, तो वो बहुत ही बढ़िया मनी का फॉर्म है। अब जब 4-5 मेट्रिक टन का है वो लाइमस्टोन, तो उसको कहीं कोई चोरी कर पाए ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो है ही इतना भारी। तो सेलेबिलिटी अक्रॉस स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर उसके साइजेस भी वेराई करते थे, वो फ्रैक्शंस में भी बढ़ जाता था लोगों के खातों में, तो उसके वजह से सेलेबिलिटी अक्रॉस जो स्केल है, डिविजिबिलिटी है, वो भी आसान हो गई, क्योंकि साइजेस, लाइमस्टोन पत्थर तो सारे एक साइज के होते नहीं है, छोटे बड़े, तो उसकी वजह से वो भी सॉल्व हो गया। फिर आया सेलेबिलिटी अक्रॉस टाइम। अब उसको प्रोक्योर करना ही इतना डिफिकल्ट था, इतना टफ था, तो उसका जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो है, जो उसका नया पार्ट जो आना है याप आइलैंड पे, वो था ही इतना मुश्किल। तो उसके वजह से जो उसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो था वो काफी हाई था, और उसका जो स्टोर ऑफ वैल्यू था सेलेबिलिटी अक्रॉस टाइम, वो भी काफी हाई था, और वो उसकी वैल्यू डिग्रेड हो ही नहीं रही थी। और यापीज याप आइलैंड पे मस्त अपना जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, टिल द स्टोरी कम्स 1871।